दिवाली के मौके पर बाजार के 3 दिग्गज MOFSL के चेयरमैन रामदेव अग्रवाल, MK वेंचर्स के फाउंडर मधु केला और अबिकस एसेट के फाउंडर सुनील सिंघानिया से खास बातचीत कर रहे हैं हमारे मैनेजिंग एडिटर अनुज सिंघल। उन्हीं के पास चलते हैं। आवाज पर ये दिवाली मुनाफे वाली में आपका स्वागत है। और आज मेरे साथ 3 ऐसे मेहमान हैं जिनके सामने मैं हमेशा थोड़ा नर्वस फील करता हूँ, क्योंकि ये तीनों, अगर ये कहा जाए कि भारतीय स्टॉक मार्केट के 3 सबसे बड़े महारथियों में से हैं तो गलत नहीं होगा। आज मेरे साथ 3 ऐसे गेस्ट हैं जिन्होंने न सिर्फ खुद बड़ा पैसा बनाया मार्केट में, लेकिन इन्वेस्टर्स के लिए पिछले 20 सालों में बहुत ज़्यादा वेल्थ क्रिएट की है और आगे भी शायद इसी तरीके से वेल्थ क्रिएट करते रहेंगे। मैं इस समय हूँ मोतीलाल ओसवाल के हेडक्वार्टर्स में और मेरे साथ रामदेव जी हैं, मोतीलाल ओसवाल के चेयरमैन, मधु जी हैं, MK वेंचर्स के ओनर, और सुनील सिंघानिया अबिकस एसेट मैनेजमेंट से हमारे साथ। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा मैंने कहा कि मैं थोड़ा नर्वस फील करता हूँ आप सबके सामने, क्योंकि आप सबने इतनी वेल्थ क्रिएट की है और आपके सामने बैठ के मुझे थोड़ी सी वो गरीबी वाली फीलिंग आती है कि मैं कहा कि देखो कितनी सारी वेल्थ के बीच में मैं बैठा हूँ। रामदेव साहब, क्योंकि आपके ऑफिस में बैठे तो आपसे शुरुआत करते हैं। हाँ। सबसे पहले तो दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कैसा फील कर रहे हैं इस मुहूर्त में? सभी व्यूअर को है ना दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए, हम तो हमेशा ही बुलिश रहते हैं। हाँ, तो मतलब 40-45 साल से बुलिश हैं, अभी भी बुलिश है। मतलब वी आर फीलिंग वेरी गुड। मतलब हेल्थ अच्छा है एंड वेल्थ तो अच्छा ही है, इन द सेंस दैट जो इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए बहुत अच्छा साल रहा है। और बाजार में हमेशा ही थोड़ा ये कंफ्यूजन रहता है कि आगे क्या होगा, एक कंसर्न रहता है। तो वो चीज़ अभी भी है कि भाई राइज ऑफ चाइना, उसका इंडिया के ऊपर क्या इफेक्ट आएगा, इंडिया के खुद का वैल्यूएशन क्या इफेक्ट आएगा, कॉर्पोरेट, तो कई इश्यूज हैं, कॉर्पोरेट अर्निंग्स, फ्लो, डिमांड, सप्लाई सब है। तो वही सब बात करते रहते हैं, वो बात है। लेकिन बाकी सी हमने पैसे बनाए हैं लॉन्गर टर्म में। हमने पैसे मतलब कोई स्पेकुलेशन करके या कोई एक मटका लग गया, ऐसा कुछ पैसा नहीं। पैसे बने हैं 40-50 साल के मेहनत से। तो वो जो 14-15% का जो कंपाउंडिंग है हर 5 साल में डबल का, वो अभी पिछले 5 साल में डबल हुआ है। और मुझे लगता नहीं कि अगले 5 साल, 10 साल, 15 साल में ये कहानी बदलेगी। और बहुत ज़्यादा भी नहीं बनने वाला, ये बात मेरे लगता है। वो मतलब 14-15 का 12 भी हो सकता है, 16-17 भी हो सकता है, बट आप जाएंगे आगे तो 15 के ही हिसाब रखना चाहिए। उससे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन करना मेरे ख्याल से गलत है। और जो अभी जो क्राउड आ रहा है उसमें वो एक्सपेक्टेशन थोड़ा ज़्यादा है, ऐसा मुझे लगता है। सो दैट इज अ प्रॉब्लम। बिल्कुल। सुनील सर, आपको भी दिवाली की शुभकामनाएं। जो रामदेव सर ने बात कही ना 15% की, मैं अभी एक रिसेंट इवेंट में गया था, मुझे उन्होंने गेस्ट बुलाया था, क्योंकि आजकल मार्केट में इक्विटी का इतना है कि थोड़ा सा हम लोग भी थोड़ा सा हीरो बन गए। तो मैं गया था वहां पर, तो मुझे किसी ने बोला कि सर मुझे ना 25 लाख रुपए की रिटायरमेंट सेविंग मार्केट में डालनी है, तो कहाँ डालूं मैं? तो मैंने पूछा कि आपका एक्सपेक्टेशन कितना है? तो उन्होंने बोला कि सर ज़्यादा नहीं है, 12-13%। तो मैं बहुत खुश हुआ। मैं कहा 12-13%, मैं कहा 12-13% तो बन जाएगा। बोले सर नहीं, पर मंथ, पर ईयर नहीं। तो जो बात कही रामदेव सर ने, आप कितना सहमत है उससे? आपको लगता है कि 12 से 15% से ज़्यादा की एक्सपेक्टेशन इस मार्केट में नहीं रखनी चाहिए? पहले तो आपको और आपके सभी दर्शकों को दिवाली की बहुत ही शुभकामनाएं। आई थिंक जो भी ये बाजार में थोड़े समय में इन्वेस्टर है लास्ट 20-30 साल में, वो सब ये दौर से गुजरे हैं वेयर देयर इज यूफोरिया, जहाँ पे एक्सपेक्टेशंस बहुत बढ़ जाती है, फिर एक्सपेक्टेशंस जीरो भी हो जाती है। बट अल्टीमेटली व्हाट इज इक्विटी रिटर्न्स? इट इज मिमिकिंग अंडरलाइन प्रॉफिट ग्रोथ। आज जो कंपनियों में इन्होंने निवेश किया है, उनका जो प्रॉफिट ग्रोथ होगा, अल्टीमेटली उतना ही हमारा पैसा बनेगा। दूसरी ये भी है कि आज जो हम वैल्यूएशन पे बैठे हैं वो एग्जॉर्बिटेंट नहीं है, लेकिन सस्ते भी नहीं है। तो यहाँ से एक्स्ट्रा रिटर्न बनना, 12-13-14% से ज़्यादा रिटर्न बनना, उसका ये मतलब होगा कि पी री रेटिंग और हो सकती है, जिसकी गुंजाइश अभी बहुत ही कम लगती है। तो आई थिंक एनी इन्वेस्टर जो 20-30 साल में है, वो यही कहेगा कि इंडिया में अभी भी ग्रोथ है, रिटर्न अभी भी बनेगी, बट रिटर्न एक्सपेक्टेशंस आपको थोड़ा मॉडरेट करना ही पड़ेगा। दूसरा, आई थिंक थोड़ा एक चेंज होगा नैरेटिव
लास्ट 1-2 साल में है ना, पैसा बनाना बहुत आसान हो गया था। अब कोई भी शेयर ले लीजिए, उसमें अर्निंग आए तो ठीक है, नहीं आए तो ठीक है, वैल्यूएशन 30, 40, 50, 100 पी, माने कोई एंड ही नहीं था। आई थिंक अब क्या होगा ना, बाजार में हो सकता है कि 12-13% बने, लेकिन कोई कंपनियां 50% भी नीचे हो सकती है। और अभी आने के पहले मधु भाई दिखाई रहे थे कि कितनी कंपनियों में कितना फॉल हुआ है। तो ब्रेथ तो अभी क्लियर दिख रहा है कि वैल्यूएशन फाइनली मार्केट इज गिविंग सम हीट टू इट। तो आई थिंक इफ आपको 12-13% पर महीने का अगर आपका रिटर्न एक्सपेक्टेशन है तो आपको बहुत ज्यादा निराश होगी। वो तो आउटलायर हो गया। और 30-40% भी आपको रिटर्न एक्सपेक्टेशन है तो भी आपको निराशा हुई होने वाली। तो आई थिंक यू हैव रीजनेबल एक्सपेक्टेशन। इंडिया इज अ गुड प्लेस टू बी। अच्छा मधु सर, आपको भी दिवाली की शुभकामनाएं। और मुझे याद है जब मेरी आपसे बात होती थी, आप कहते थे कि अनुज इस मार्केट में बड़ा पैसा बनेगा और वेल्थ क्रिएशन पर फोकस करना चाहिए इस मार्केट में। और आपने तो खैर इवन बिफोर ये इक्विटी कल्ट आया, आप लोगों ने रिलायंस म्यूचुअल फंड में करके ऑलरेडी दिखा दिया था कि म्यूचुअल फंड के थ्रू भी पैसा बनाया जा सकता है। आपका इस समय इस सम्मत पर फीलिंग क्या आ रही है? मार्केट को देखकर थोड़ा डर लग रहा है इस समय कि अर्निंग्स तो उतनी आ नहीं रही है, मार्केट ऑलरेडी इतना ऊपर आ चुका है? श्योर। और अनुज, पहले आपको और आपके सारे दर्शकों को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। लक्ष्मी माता का निवास सबकी जगह रहे और अच्छे से रहे। तो कुछ बातें जो सुनील ने बोली ना, इसी मेरे को इस वक्त सबसे पहला जो ख्याल आता है ना, बिकॉज अपना लास्ट 3-4 साल का रिटर्न थोड़ा एक्स्ट्रॉर्डनरी टाइप का रहा है। अपन ने एक बार जो कोविड का लो हिट किया, वो प्राइजेज एकदम अबनॉर्मल थे ऑन द नेगेटिव साइड, और वहां से लास्ट 3-4 साल का बहुत अच्छा समय रहा है। जिसने जहां कहीं भी इन्वेस्ट किया, स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप, म्यूचुअल फंड या पीएमएस, कहीं पे भी जिसने इन्वेस्ट किया, एज लॉन्ग एज यू आर पार्ट ऑफ इक्विटी, यू हैव डन रियली वेल। तो सबसे पहली जो बात है ना, ये अच्छे समय को अपने माइंड में एक्स्ट्रापोलेट नहीं करना चाहिए। तो इस टाइप के जो मैं बोलूंगा ये अबनॉर्मल रिटर्न्स थे जो लास्ट 3-4 साल के थे, वो अबनॉर्मल रिटर्न्स अनलाइकली टू कैरी ऑन, एंड देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स। सप्लाई इज कैचिंग अप, अर्निंग्स में जिस टाइप का मोमेंटम चाहिए ये वैल्यूएशन को जस्टिफाई करने के लिए, बहुत सारी जगह पे वो अर्निंग का मोमेंटम है नहीं, राइट। थर्ड पॉइंट है कि इंडिया का रिलेटिव अट्रैक्टिवनेस जो लास्ट 3-4 साल में बहुत ज़्यादा था, चाइना के सिग्निफिकेंट डाउनग्रेड होने की वजह से, रशिया के जाने की वजह से, इवन ग्लोबल इन्वेस्टर्स में वो इंडिया का रिलेटिव इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा था। वो अपने को दिख रहा है, एफआई इन्वेस्टर ने जिस हिसाब से इस महीने में भी माल बेचा है। तो आई एम सेइंग, इफ यू आर ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, यू शुड नॉट बिकम कॉम्प्लिसेंट इन दिस मार्केट, एंड यू शुड नॉट टेक थिंग्स फॉर ग्रांटेड। नहीं, ये तो अच्छा ही और ये अच्छा ही चलेगा, विदाउट बीइंग स्पेसिफिक। अभी देखो, ओला का भाव आधा हो गया है इन मैटर ऑफ 1 मंथ, एंड दीज आर बुल मार्केट्स। वी आर स्टिल कंसीडरिंग दैट वी आर इन अ बुल मार्केट, राइट। तो ये अनुज भाई, ये सीधा नजर हटी कि दुर्घटना घटी, राइट। यू हैव टू बी ऑन द बॉल, दैट इज द पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, सी एक्विटी अल्टीमेटली विल गिव एवरेज रिटर्न। हमने लास्ट 25 साल में बहुत सारा यूफोरिक पीरियड देखा, या एक साल में इंडेक्स 70-80% भी बढ़ गया था, पर 25 साल का एवरेज रिटर्न 15-16% ही है, राइट। तो अभी वो 15-16% बात करो तो पब्लिक ऐसे डाउनग्रेड करके आपको देखती है जैसे आपने कोई क्राइम कर दिया 15% बोल के। आपने तो अच्छा हो गया महीने का बोला, मेरे को तो पब्लिक वीकली बोलती है 15% वीक में, तुम क्या कर रहे हो यार, तो अभी वो बात ही करना किसी से ना कि 15% रिटर्न बनेगा, मतलब दे विल फील दैट यू आर आउट ऑफ द सिंक। तो पब्लिक का रिटर्न एक्सपेक्टेशन बहुत है, और ये 4 करोड़ डीमेट होल्डर के जो 17-18 करोड़ डीमेट होल्डर हुए ना, इसमें से बहुत सारे वो लोग भी हैं उनको बाजार का फंडामेंटल ज्यादा समझ नहीं है, और जिन्होंने पड़ोसी का पैसा बनते देख देख के वो लोग भी आ गए हैं, एंड दे आर इन डेस्परेशन। बिल्कुल, मैं उनको कमाई डालने के आज की आज, राइट। तो मैं बोलूंगा रिटर्न एक्सपेक्टेशन बराबर रखो। इंडिया स्टोरी अभी भी इंटैक्ट है। द ओनली प्लेस वेयर आई वुड डिफर, आई वुड think there is still extraordinary opportunity to make money, but you have to be on the ball. You have to be really right in identifying a proper sector within that proper company, and have a reasonable time frame in mind.
मतलब आपको बहुत अच्छा रिटर्न बनाता है। राकेश भैया बोले थे कि तेरे को कई अगर गुना बनाना है ना, 2 गुना 4 गुना 5 गुना, तो फिर टाइम से नहीं कर सकता है तो हाँ, एक चीज छोड़ना पड़ेगा, या टाइम को छोड़ना पड़ेगा या रिटर्न को छोड़ना पड़ेगा। तो हम लोग अगर टाइम को पकड़ के नहीं रखते, एक बार इन्वेस्ट अच्छी कंपनी में कर दिया तो लॉन्गर टर्म में अच्छा पैसा बनना चाहिए। दैट इज व्हाट आवर मंशा इज। चलिए, कम से कम वीकली एक्सपायरी से भी खत्म कर रही है, तो वो 15% वीकली वाला तो वो एक्सपेक्टेशन शायद थोड़ा कम होगा। अच्छा रामदेव सर, जब मैंने आपसे लास्ट इंटरव्यू किया था तो आपने कहा था कि रिटेल की क्रांति चल रही है इस समय मार्केट में, और वो क्लियरली विजिबल है। लेकिन रिटेल की क्रांति के साथ साथ एफआईआई की मैसिव सेलिंग भी हो रही है, और एक महीने का, अब तक तो महीना पूरा भी नहीं हुआ, ऑलरेडी हमने अब तक का हाईएस्ट सिंगल मंथ सेल नंबर देखा है एफआईआई की तरफ से। ऑब्वियसली प्राइसेस भी हाई हैं, तो उसको थोड़ा सा उस हिसाब से मॉडरेट करेंगे। लेकिन ये क्या हो रहा है, क्या सिर्फ एक चाइना फैक्टर है या कुछ और है यहाँ पर? अभी तो क्लियरली चाइना ही फैक्टर है, बिकॉज जो एमर्जिंग मार्केट फंड जैसे जहाँ पर आपके सब एमर्जिंग मार्केट चाइना इंडिया सबका लोकेशन होता है, उसमें लोगों ने जो मैनेजर्स थे उन्होंने इंडिया ओवरवेट करके चाइना अंडरवेट कर दिया था। हाँ। तो जब ये सब स्टिमुलस और ये सब लाइन से आया, मैं इंसिडेंटली स्टिमुलस जिस दिन आया उसके एक दिन पहले मैं हांगकांग में था। हाँ। तो वहाँ पर ऐसा माहौल था कि एक दो लोग चाइनीज मैनेजर्स, उन्होंने ये बोला कि शायद मतलब जो जिस ढंग का निराशा वहाँ पर हो गई थी कि शंघाई स्टॉक एक्सचेंज ही बंद कर दें वापस, तो उनको कोई मतलब ही नहीं बाजार से, द चाइनीज गवर्नमेंट को इस टाइप का। एंड नेक्स्ट डे स्ल्यू ऑफ स्टिमुलस आता है, एंड क्लियरली द इंटेंशन ऑफ द गवर्नमेंट इज वेरी क्लियर कि दे मीन बिजनेस, दे वांट टू हैव कि दे वांट बायर्न मार्केट। तो वो जो बदलाव हुआ उसके कारण से सस्टेन वे में आपका जो रीअलोकेशन हो रहा है, जो चेंज वाला पोजिशन वो हो रहा है। अभी वो कितने दिन में खत्म होगा, हो गया मतलब 80% काम हो गया, 70%, वो मुझे नहीं मालूम। लेकिन अब जो है मतलब ऐसा नहीं कि इंडिया इज द ओनली एमर्जिंग मार्केट कंट्री। एक समय ऐसा होता था 10 दिन पहले कि एक तरफ यूएस है और दूसरी तरफ इंडिया है, देयर इज नो थर्ड मार्केट टू इन्वेस्ट इन। अब जो है ऐसा लग रहा है कि एक तरफ यूएस है, यूएस का अपना जगह है, लेकिन चाइना और इंडिया दोनों का भी थोड़ा सा मतलब चाइना बहुत बड़ा है, चाइना इज एज बिग एज यूएस। सो यदि मान लो इफ पीपल बाई चांस they decide to go towards China, because China has to become that attractive also. See, अभी तो क्या खाली बात ही बात है, लेकिन इकोनॉमी इज नॉट रिस्पॉन्डेड येट। लेकिन कहीं कहीं जाके उनका जो रियल एस्टेट का प्रॉब्लम है, दूसरे प्रॉब्लम वो होगा, तो उससे चाइना के ऊपर, चाइना में इन्वेस्टमेंट्स आएंगे, लोकल्स भी लेंगे। अभी थोड़ा स्केप्टिसिज्म है। सो उसके चलते मतलब जो फॉरेन इन्वेस्टर का जो बिहेवियर जो है वो जो अभी दिख रहा है उस ढंग का रहेगा। मुझे लगता है कि इमीडिएटली टू एक्सपेक्ट एफआईआईज टू कम इन टू इंडिया, बाकी दूसरी चीज देखते मैं थोड़ा स्केप्टिक रहूंगा। हालांकि 1 लाख करोड़ पर महीने का सेल्स नहीं रहेगा, लेकिन क्लियरली दे आर मोर ऑन द नेगेटिव साइड टू बैलेंस देयर बुक्स। नहीं, एक दिन में जो 15 लाख करोड़ का नंबर आया था, सुनील सर, थोड़ा डर लगा था। और आप दिक्कत क्या है कि जितना एफआईआईज बेच रहे हैं उससे ज्यादा रिटेल का पैसा आ रहा है मार्केट में। आई एम श्योर आपके फंड्स में भी उसी हिसाब से पैसा आ रहा होगा। आपको क्या थोड़ा कई बार ये लगता है कि इस मार्केट में मैं इन्वेस्ट कहाँ करूं, ये कोई कई फीलिंग आती है आपको? नहीं, सी वैल्यूएशंस ऑब्वियसली एज अ वैल्यू इन्वेस्टर आपका हरदम ये इच्छा रहेगी कि आपको बहुत सस्ते में शेयर मिल जाए, बट वी हैव टू अडेप्ट टू द रियलिटी ऑल्सो। तो मैं आपको कहूंगा कि जैसे 2020 में, जैसे मधु ने कहा, स्टॉक इतने नीचे हो गए थे, तो तभी वी वर ट्राइंग टू फाइंड स्टॉक्स जो 2 साल में डबल हो। 21-22 में वी वर ट्राइंग टू फाइंड स्टॉक्स जो 3 साल में डबल हो। 23 में वी आर ट्राइंग टू फाइंड स्टॉक्स जो 4 साल में डबल हो। नाउ वी आर हैप्पी इवन इफ वी फाइंड स्टॉक्स विच कैन डबल इन 5 years। तो आई थिंक वी हैव टू अडेप्ट टू द रियलिटी कि तभी शेयर्स बहुत सस्ते हो गए थे, तो ऑब्वियसली इट मेड सेंस टू बी वेरी एग्रेसिव। बट अब आपको रियलिटी को समझना चाहिए, आपको यू हैव टू नॉट मेस अप। मैं हरदम सबको यही सलाह देता हूं कि दिस इज द टाइम जहां नहीं लेके रोने से बेटर है। नहीं लेके रोने में आपका कैपिटल तो प्रोटेक्टेड है, लेके रोने में काफी शेयरों में आपको 50% का भी नुकसान हो सकता है। और अर्निंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। आपका अर्निंग और वैल्यूएशन आपके फेवर में है, आपको आगे पीछे पैसा बनेगा ही बनेगा। ये 25, 30, 40 साल का बहुत जनों का एक्सपीरियंस है। हमारा 30 साल का है, भैया का 40 साल का है, मधु का 30 साल का है, दुनिया में 300 साल का एक्सपीरियंस है। अल्टीमेटली अर्निंग जहां होगी, वैल्यूएशन आपके फेवर में होगा, आपका नुकसान नहीं होगा। तो आई थिंक हम जब भी कोई इन्वेस्टर आता है उनको क्लियर बोल देते हैं कि एक तो रिटर्न एक्सपेक्टेशन, आप पुराना परफॉर्मेंस देखिए मत, वो निकाल ही दिया हमने स्लाइड, जो पास्ट परफॉर्मेंस वाली स्लाइड ही निकाल दी है, बिकॉज अननेसेसरली रिटर्न
का जो एक्सपेक्टेशन है वो हम ही बढ़ा देते हैं। हाँ। देखो सेल्स वाले तो सेल्स करेंगे पुराना रिटर्न दिखा के, बट दैट विल गिव अ रॉन्ग पिक्चर। और अगर आपको 12-15% रिटर्न है, वी आर इन लो टैक्स एज फार एज इक्विटी रिटर्न, इक्विटी टैक्सेशन इज कंसर्न ऑन लॉन्ग टर्म। आई थिंक इट्स गुड रिटर्न। अगर फिक्स इनकम में आपको 4% पोस्ट टैक्स मिलता है, यहाँ पे 12-13-14% पोस्ट टैक्स मिलता है, देन इट्स गुड रिटर्न। एंड द गुड थिंग इज there are investors who are looking at 12-13% monthly, but I would say there are majority of the investors who are happy with a 14-15% annualized return. और वो आगे पीछे बन जाएगा। इफ यू आर अ लिटिल लकी, आपको करेक्शन में कभी आपको एंट्री मिल गई तो हो सकता है 2-3% ज्यादा बन जाए, लेकिन 14-15% रिटर्न अभी भी विदाउट टेकिंग अनड्यू रिस्क एंड विद टाइम, एज मधु सेड, गिव टाइम, आई थिंक बन जाएगा। तो इन्वेस्टर्स अगर आप कम्युनिकेट ठीक से करो तो देर आर मोर देन इनफ इन्वेस्टर्स हु आर स्टिल लुकिंग एट इन्वेस्टिंग। मधु सर आप Turning the tide a little positive, Amit. Anuj, where these are all near-term things which you are talking, and it's not that the first time we are seeing ये इस टाइप का माहौल है। दो चीजें मैं बोलूंगा, एक जो एफआई का नंबर आता है ना, इसमें जो प्राइमरी मार्केट में पैसा जाता है दैट इज नॉट इंक्लूडेड, राइट। तो ये भी हो रहा है कि बहुत सारे जो नए नए इश्यूएंस आ रहे हैं, अल्टीमेटली पॉट तो उतना ही बड़ा है, तो कुछ सेकेंडरी मार्केट में सेलिंग हो रहा है और वो पैसा सर्कुलेट होके पी का सेलिंग भी नहीं आता ना इसमें, जो पी वाले हाँ पी का भी सेलिंग नहीं आता, बट आई एम सेइंग नेट वो negative हो जाता है। नेट फिर भी अभी पॉजिटिव होगा, लेट्स से इन दिस मंथ नंबर। दूसरा अनुज ये क्या है, ये ऐसा एक टाइम है ना जिसमें मुझे ये लगता नहीं है हम कुछ भी बात करें आज ये रिटेल इन्वेस्टर रुकने वाले हैं, बिकॉज इक्विटी एज एन एसेट क्लास हैज रियली इमर्ज इन द माइंड्स ऑफ पीपल। अभी तक के क्या है, इक्विटी मतलब आपको किसी ने कोई टिप दे दी, आपने पैसा बना लिया। पहली बार जिन्होंने सिस्टमेटिकली इन्वेस्ट किया है ना, उनके घर में एक्चुअल रियल वेल्थ आया है। और ये हमारे घर में जो वेल्थ आया ना, जो सिर्फ ट्रेलर है, तो वो रियल पैसा एक्चुअल रिटेल इन्वेस्टर के घर में आया है। फिर 2-2 रुपए का शेयर 100 रुपए हो गए। हमारे घर में कोई वो शेयर नहीं है 2 रुपए वाले, सबने 2 रुपए में लिया नहीं। आपके भी हैं मधु भाई, ऐसा नहीं है, मतलब आपने भी 10-10 गुना बनाया पिछले 2 साल में। बहुत सारी कंपनीज में अनुज भाई मैं बोल रहा हूँ, वो रिटेल घर में, जैसे आप सुजलॉन है, नीचे का 2 रुपए का भाव था, अभी 80 रुपए भाव है। कोई, मैं तो किसी शाणे को नहीं जानता हूँ जिसने 2 रुपए में लिया और 80 रुपए तक रखा हुआ है, पर जो रिटेल जिसके घर में वो शेयर रह गया ना, वो रह गया होगा। तो रिटेल इन्वेस्टर जो है ना, उसने रियल में पैसा कमाए, एंड दैट इज वाई हम ये देख रहे हैं। तो ये जो है ना, हम जो बात कर रहे हैं, हो सकता है मार्केट एक कंसोलिडेशन फेज में जावे, और हो सकता है कि आपने कोई गलत चयन कर लिया कोई शेयर का, जैसे सपोज इन डिफेंस सेक्टर इतना हाइट था, देखो 40-40% निकल गया, लोग बात भी नहीं करते, राइट। कौन सा सेक्टर? डिफेंस सेक्टर, डिफेंस। अपन लास्ट टाइम डिफेंस ईएमएस में भी 1-2 स्टॉक 40-50% अपन लास्ट टाइम भी बात कर रहे थे। तो अगर आप कैजुअल हो जाओगे इस वक्त इन्वेस्टिंग में, तो पक्का 100% चोट लगने वाली है। पर अगर आप केयरफुल हो अभी भी, और मैं आपको बोल रहा हूँ गाँव की क्या बात करें, हम लोग भी थोड़े कंपनी सेंटर और कैजुअल है, राइट। तो ये इस वक्त अलर्ट रहने का टाइम है। आई डोंट थिंक ये बेरिश होने का टाइम है, इस बार अलर्ट रहने का टाइम है, और बी केयरफुल। अगर रिटर्न एक्सपेक्टेशन ठीक है, फिर भी अभी बाजार में अपॉर्चुनिटी का ऐसे कमी नहीं है। तो नहीं मधु सर, लेकिन आपको एक मार्केट में कोई क्रैश का डर तो नहीं लगता कि कोई बड़ा क्रैश आ सकता है मार्केट में? ऐसा लगता नहीं है अनुज, अनलेस कोई इंटरनेशनली कोई बड़ा बवाल हो जावे, ये नॉन फैक्टर्स को देख के नहीं लगता है। पर लेट्स से एग्जांपल, कल अगर चाइना इन्वेड कर दे ताइवान को, तो पक्का लफड़ा होएगा। ओके। फिर वो ग्लोबली कहाँ पे क्या सीन जाएगा, कहाँ पे सेमीकंडक्टर, कहाँ पे सप्लाई रुकेगी, वी डोंट नो। मतलब उस टाइप का कोई इवेंट होगा ना, तो इस बार पब्लिक बहुत आ गई है अंदर, तो देयर विल बी अबनॉर्मल फॉल एज द राइज हैज बीन आल्सो अबनॉर्मल। बट जब तक के वो कोई ब्लैक सिग्मा इवेंट को मैं हटा दूं, तो कोई क्रैश वगैरह नहीं लगता है। ऑर्डरली फॉल है जहां एक्सेस वैल्यूएशन है, और मेरे को लगता है मार्केट विल कंसोलिडेट in the range for some period of time. ओके रामदेव सर, एक चीज लेकिन मार्केट में अभी जो करेक्शन चल रही है उसको बहुत लोग शुरुआत में ब्लेम किया चाइना फैक्टर पर, फिर जियोपॉलिटिक्स पर, लेकिन अभी जो पिछले 1 हफ्ते में जो पैनिक आया वो क्लियरली ब्लेम किया जा रहा है अर्निंग्स पर। और अर्निंग्स एक तरीके से एक मिराज बन गया है। हर क्वार्टर में लगता है कि इस क्वार्टर अपग्रेड आएगा, इस क्वार्टर अपग्रेड आएगा, वो फिर अगले क्वार्टर में शिफ्ट हो जाता है, और फिर लगता है कि नहीं बस एक क्वार्टर की पेन और बची है। तो ये कहीं ना कहीं तो मिसमैच है अर्निंग्स में और मार्केट में।
भाई अभी आप एनालिस्ट लोग से बात करो, कुछ 26, 27, 28 तक की बात करने लगे। मैं बोला भाई अभी सितंबर 2024 को बता दे मेरे को। इनफैक्ट कई एनालिस्ट को मालूम ही नहीं टीटीएम क्या नंबर है करके। आप तो टीटीएम को बहुत ज्यादा वो वैल्यू देते मैं हैं। आई एम ओनली भक्त ऑफ टीटीएम, बाकी सब फार्स है पूरा का पूरा। हाँ। तो अगले साल होगा तो अगले साल होगा यार, क्या बहुत कुछ बदल सकता है। अगले साल तो मैं ये नहीं बोलता, आई डोंट वांट टू लिसन अबाउट 26 और 27, बट मेरे को आज का तो बताओ क्या वैल्यूएशन है, फिर कल का हम समझ लेंगे। तो ये जो वैल्यूएशन का जो मतलब एनालिस्ट भी क्या कर रहा है, उसको बाय बोलने के लिए उसको क्या थोड़ा सा रीजनेबल पी चाहिए 25-30 का, लेकिन अभी तो 50 का है, तो उसको 25-30 कैसे करो, 2-3 साल आगे बढ़ा दो, यू नो। तो ये जो बिकॉज देयर इज अर्निंग्स का स्कैर्सिटी है बाजार में, लेकिन क्या है देखिए, बिकॉज ऑफ द सस्टेन फ्लो जो रिटेल बूम है वो बंद नहीं हो रहा है। ये तो डिकेडल व्यू है भाई, ये तो फ्लो होगा ही होगा, फ्लो पक्का होगा। और उससे कारण से क्या है, मार्केट हैज बिकम रिसिलेंट। सी वन ऑफ द फंडामेंटल चेंज इन द मार्केट सिनेरियो इज दैट अर्लियर यूज्ड टू बी, जैसे 1 लाख करोड़ बेचो, सॉरी हाँ। आप 1 लाख करोड़ का बेचो एक महीने में, तो बाजार 3-4 टका गिरे, शांति रहे, ऐसा हो नहीं सकता है। दे वुड हैव क्रैक्ड द मार्केट बिग टाइम, जस्ट वन सिंगल फैक्टर, बट वैसा नहीं हो रहा बाजार में। सो यू हैव टू अप्रिशिएट द रिसिलेंस ऑफ द मार्केट, जो मतलब जो विड्थ ऑफ द मार्केट है पूरा यहाँ से वहाँ तक, जो रिटेल आ रहा है कंटिन्यूअस, अभी भी सिप फ्लो है या रिटेल फ्लो, मैं तो रोज डेटा देखता हूँ, इट्स ऑल परफेक्ट, ऐसा कोई भी क्रैक नहीं। इनफैक्ट लोअर प्राइस में हो सकता है कि ज्यादा फ्लो आ जाए, HNIs वगैरह जो वेट कर रहे हैं बाहर में वो भी आ सकते हैं। सो इस बार सबसे बड़ा बदलाव जो इंडियन कैपिटल मार्केट में वो है रिसिलेंस का। बाकी ऊपर नीचे तो अर्निंग्स वगैरह जो होगा सब होगा, आगे सब कुछ बदलेगा, लेकिन रियल चीज ये है कि बाजार बहुत रिसिलेंट हो गया है। वो अभी तक जो ऑब्जर्वर्स हैं दे आर नॉट रिकॉग्नाइज दिस फैक्ट कि ये जो इंडस्ट्री जो है ये बहुत बड़ी बन चुकी है और आगे भी बहुत ज्यादा हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन होगा। मतलब जैसे आपका जैसे म्यूचुअल फंड है, अभी मेरे ख्याल से 35-40 लाख करोड़ का इक्विटी म्यूचुअल फंड है, ग्रोइंग एट 25-30%। मतलब आप 10 साल में सोचो कितना बड़ा हो जाएगा, 300-350 लाख करोड़ हो जाएगा। किसी कंपटीशन नहीं है। सुनील कितना मैनेज कर सकता है, मधु कितना मैनेज करता है, हम कितना मैनेज करते हैं, हमारे कॉम्पिटेंस के ऊपर है। इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी है, लेकिन क्या है, दैट इज ओनली इन द लॉन्गर रन। अपने जो है ना, व्हेन वी बिगिन ब्लिंकर्ड अबाउट नेक्स्ट 12 मंथ, नेक्स्ट मंथ, तो थोड़ा सा तकलीफ होता है। तो जो रिसिलेंस है वो मेन चीज है बाजार का। तो आपको ज्यादा डाउन साइड इज लिमिटेड, अप साइड इज डिपेंडेंट ऑन व्हाट हैपेंस टू द अर्निंग्स, मेरा कहना है। बिल्कुल। और सुनिए सर, एक जो रामदेव सर ने बात की उसी को अगर मैं एक्सटेंड करूं, रामदेव सर का खुद का स्टॉक इतना जबरदस्त पिछले 1 साल में भागा है, वो पूरी की पूरी स्पेस, HDFC AMC का स्टॉक देख लीजिए आप, BSE का स्टॉक देख लीजिए, CDSL का स्टॉक देख लीजिए, क्या ये एक स्पेस है जो जिस तरीके की कंपाउंडिंग हुई है आगे भी उस तरीके की विजिबिलिटी है वहां पर? आई थिंक दैट इज वन ऑफ द बेस्ट स्पेसेस, एसेट एंड वेल्थ मैनेजमेंट। और हम तो बिजनेस में तो दिखता है वो, जैसे भैया ने बोला कि अगर 25% ग्रोथ होगी तो 10 साल में 10 गुना हो जाएगा। ये बिजनेस ऐसा है ना, एक तो इसमें आपको ऑब्वियसली कॉम्पिटेंस तो चाहिए, आपको रिटर्न तो देना ही पड़ेगा, लेकिन दिस इज अ स्पेस वेयर यू डोंट नीड कैपिटल। आपका जितना प्रॉफिट बनता है ना, पूरा फ्री कैश है। दूसरा, इट्स द बेस्ट वे टू प्ले द वेल्थ इफेक्ट इन इंडिया। देखो, इंडिया में लोग अभी भी सेविंग करते हैं। अगर आपने 100 रुपया कमाया है ना, तो आप 30 खर्चा करोगे, 70 सेव करोगे। मेरे पास एक गोरा आया था, बोला आई वांट टू प्ले द लग्जरी सेक्टर इन इंडिया। तो मैं बोला आप खरीद लो, कोई घड़ी की कंपनी खरीद लो, मर्सिडीज की कोई डीलरशिप खरीद लो, लेकिन द बेस्ट वे टू प्ले द वेल्थ इफेक्ट इन इंडिया इज थ्रू द एसेट एंड वेल्थ मैनेजमेंट कंपनीज। क्योंकि इंडिया में वो 70 रुपया अगर उसने सेव किया तो 5 रुपया खर्चा करेगा, 65 वो इन्वेस्ट ही करेगा। एंड इट्स स्टिल द स्टार्ट। We still have only 7-8% invested. HNIs, I completely agree with family offices, are usually under-invested in the equity markets. That's why even at these valuations, we are saying that there will be decent returns made. You know, बहुत पैसा आएगा इसमें. Because ultimately, financial savings and financial assets are now getting ingrained ओवरऑल वेल्थ पूल में। पहले है ना, कोई प्लान नहीं करता था। 100 रुपया आपका है तो 30 रुपया इक्विटी में डालना, ऐसा कोई प्लान नहीं करता था। वो 2-4 रुपया इधर उधर टिप विप में मिलके उसने डाल दिया हो गया। तो आई थिंक दिस एसेट एंड वेल्थ मैनेजमेंट आर ग्रेट वेज टू प्ले। दूसरा, बहुत ही अच्छी चीज है इसमें, आपको एप्रिसिएशन पे भी फीस मिलती है। आई थिंक देयर इज अ डबल इम्पैक्ट। इफ द मार्केट्स कीप ऑन गोइंग अप, यू गेट गुड फ्लोज एज वेल एज एप्रिसिएशन। तो आपका एसेट, अगर मार्केट 15% बढ़ता है तो एसेट ग्रोथ 25% इज नॉट something which is very difficult. I think this is a great space. Obviously exchanges are key beneficiaries जैसे जैसे ये होगा। और दूसरा क्या हुआ ना, देखो फंड, अभी फाइनेंशियल्स को आप 2 पार्ट में डिवाइड कर दो। एक फंड बेस्ड फाइनेंशियल्स, एक नॉन फंड बेस्ड फाइनेंशियल्स। फंड बेस्ड फाइनेंशियल्स में एवरी ईयर यू नीड कैपिटल।
उसमें इतना रेगुलेटरी प्रेशर है, आपका एनपीए है, ये है, वो है। यहाँ आपको यहाँ पे भी है, यू हैव टू परफॉर्म इन एवरीथिंग, बट इट इज अ बेटर वे टू प्ले इफ यू कैन फाइंड गुड कंपनीज, यू नो। तो आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट प्लेस। कुछ प्लान है अबेकस को आगे जाके लेस कराने का आपका? सी, वी आर वेरी हैप्पी विथ व्हाट यू आर डूइंग, बट लाइफ है, कभी कोई भी चीज के लिए हाँ या ना कुछ होता नहीं है, बट वी आर स्टिल वेरी स्मॉल। आई थिंक लेट अस बनेगा, पक्का बनेगा। वो तो कह हम तो खुद होते हैं। आई एम सेंडिंग अ बुक। 2 लाख करोड़ का मार्केट है, मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि क्योंकि मधु सर, आपको लगता है कई बार कि जो आप वैसे पहले आपने इतना पैसा मैनेज किया था, अब तो खैर आप खुद की वेल्थ मैनेज कर रहे हैं, कभी आपको भी लगता है कि थोड़ा वापस पब्लिक पैसा मैनेज किया जाए या कुछ कोई कंपनी लिस्ट की जाए, अपनी खुद की कुछ क्रिएट की जाए वेल्थ कुछ और? नहीं, सुनील कर रहे हैं ना। आई एम एब्सोल्युटली। तो आप दे देंगे शेयर? बहुत, मधु इज मोर देन अ ब्रदर। आई नो दैट। और मैं इसके लिए बोल रहा हूँ ताकि मधु का भी जो वेल्थ है वो भी मेरा हो जाए परसेंटेज। बट सी, आई थिंक इट इज ऑल अबाउट पैशन। द थ्रिल is in going right. The thrill is in investing in good companies. You know, everything is ancillary. So in whatever field you are, अगर आप परफॉर्म अच्छे से करोगे, पैशनेटली करोगे, ऑनेस्टली करोगे, तो यू विल आल्सो बी बेनिफिट। एक्चुअली आप लोगों से तीनों से सवाल पूछना चाहता था, क्योंकि हम दिवाली के मौके पर हैं। भगवान की दया से आप तीनों के पास अब इतनी वेल्थ है कि बियॉन्ड अ पॉइंट अब उस वेल्थ से जो आप ऑलरेडी कर रहे हैं उससे ज्यादा तो क्या ही करेंगे, है ना? तो मधु सर, क्या ये सही है कि अब आप स्टॉक मार्केट में ज्यादा उस थ्रिल के लिए या फिर उस चीज के लिए कि चलो एक कॉल अच्छा हो रहा है, या आगे जाके कुछ ज्यादा चैरिटी कर सकते हैं, उस हिसाब से सोच रहे हैं मार्केट में? पक्का, आई मस्ट से एटलीस्ट हियर रामदेव भैया एंड मोतू भैया आर रियली लीडिंग द पैक। यू नो, उन्होंने अभी जैसे अनाउंस किया है कि मे बी 10% ऑफ देयर इक्विटी दे आर गोइंग टू प्लेज फॉर चैरिटी। अनुज, मैं भी अपने इंडिविजुअल तरीके से जितना मेरे से बन पड़ सकता है कर रहे हैं। कि मार्केट का, एज यू सेड ना, इफ वी आर आफ्टर मनी, ट्रस्ट मी, विल नॉट बी वेयर वी आर। वी वर ऑलवेज देयर फॉर द थ्रिल। इट इज दैट एक्साइटमेंट ऑफ बीइंग राइट, एंड आई डोंट थिंक नन ऑफ अस आर एबल टू यूज इवन 1% ऑफ आवर वेल्थ, और आवर हैबिट्स हैव चेंज, और क्लोथ्स हैव चेंज, और कार्स हैव चेंज, नथिंग। No, we are still the same people what we were 10 years, 20 years back. It is first we are so passionate about it that वो जैसे पानी के बिना मछली नहीं रह सकती ना, वैसे मैं अपने बारे में बोल सकता हूँ, मैं मार्केट के बिना नहीं रह सकता हूँ। एवरी डे गोइंग एंड रीडिंग द मार्केट, गोइंग राइट इन द मार्केट, इट इज एन एक्साइटमेंट इन लाइफ। तबला बजाने वाले को तबला बजाने में मजा आता है, क्रिकेट खेलने वाले को क्रिकेट खेलने में मजा आता है, हमको मार्केट में मजा आता है। इट जस्ट वे ऑफ राइट है। और दूसरा, पैसे का या आप उपयोग कर सकते हो या दुरुपयोग कर सकते हो। दुरुपयोग करने की उम्र चले गई तो अभी इसका सदुपयोग भी होने वाला है। रामदेव से कह रहे नहीं, मेरी नहीं गई अभी, अपनी बात करो। आई एम जस्ट सेइंग, आई कैन ही इज एक्चुअली लीडिंग द पैक। नहीं, तो हम लोग को, और जो हम लोग वो संगति में बड़े भी हुए ना, चाहे वो हम राधा कृष्ण दमानी को देखते हैं, राकेश झुनझुनवाला को देखते हैं, नो व्हाट दे हैव डन, हाउ मच मनी दे हैव मेड एंड द सिंप्लिसिटी विद दे आर लिविंग द लाइफ। तो भगवान की दया से वो संगति का इतना असर है ना कि आई डोंट थिंक वो दुरुपयोग वाली परिस्थिति में हम जा सकते हैं। उसका आगे पीछे जाके सदुपयोग ही होना है। रामदेव सर, आप एग्री करते हैं कि जो 20 साल पहले आप तीनों की जो इक्वेशन थी आज भी वही है और आगे भी वही रहेगी उसी हिसाब से, और वही मतलब मार्केट को लेकर जो आप जिस तरीके से पहले बात करते थे वैसे ही बात करते हैं आपस में? अगर एक ही बदलाव है कि मैं इतना ज्यादा स्टॉक पिकिंग नहीं करता, क्योंकि अब थोड़ा मतलब एएमसी थोड़ा बड़ा हो गया है, तो सब फंड है उनके हाथ में चला गया, मेरे कॉर्पोरेट थोड़ा सा मतलब इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा हो गया, तो जस्ट टू रिमेन आउट ऑफ कन्फ्लिक्ट ऑल्सो थोड़ा सा वो कम हो गया है। बट स्टिल आई लव टू मीट एनी कंपनी वेदर आई एम इन्वेस्टिंग और नॉट, आई लव टू लिसन देयर स्टोरी, क्योंकि हर कंपनी की अपनी कहानी है, मतलब सेम इंडस्ट्री में भी कहानी अलग है। तो सीइंग दैट एंटरप्रेन्योरल वंडर, यू नो, एक्चुअली एंटरप्रेन्योरशिप इज वंडर, लाइक कि भाई यू क्रिएट बिलियंस आउट ऑफ नथिंग, दैट इज एंटरप्रेन्योरशिप। हमने क्या लेके आया, हमको कोई बाबूजी ने कोई करोड़ रुपए थोड़ी भेज दिया, हमारे पास तो मतलब 1 लाख रुपए भी था। यू नो, वी स्टार्टेड विद जीरो, सुपर जीरो, 2 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, लीप ऑफ फेथ, यू नो, जुनून था एक। तो वो जो स्टोरी कैसे चालू होती है और कैसे मतलब धीरे धीरे करके सक्सेस बिल्ड सक्सेस एंड बड़ा बनता, वो देखने में बहुत मजा आता है। एंड उसको एक्स्ट्रापोलेट करने का कि भाई ये बंदा जो है ना लंबे रेस का घोड़ा है, इसको
तो ये सब करने में अभी भी वही एक्साइटमेंट है। उसी कारण से हम प्राइवेट इक्विटी में जो अनलिस्टेड स्पेस है वहाँ पर इस टाइप, क्योंकि लिस्टेड स्पेस में तो कन्फ्लिक्टेड है, वो एएमसी करता है, तो मैं वहाँ जाता ही नहीं, भैया आप लोग खत्म मालो। सो अनलिस्टेड स्पेस में थोड़ा अपॉर्चुनिटी है टू लिसन टू द स्टोरी एंड मे बी पुट लिटिल मनी, बट द फन ऑफ एज मधु से फन ऑफ गोइंग राइट और पिकिंग द राइट स्टॉक, राइट एंटरप्रेन्योर, वो एक्साइटमेंट तो अभी भी है। चलिए, एक 5 मिनट बचे हैं हमारे पास। एक आखिरी सवाल आप तीनों से, सुनील सर आपसे स्टार्ट करूंगा। इस संवत में अगर एक थीम आप इन्वेस्ट करना चाहेंगे या आप इन्वेस्टर्स को कहेंगे कि एक थीम पर फोकस कर सकते हैं, वो कौन सी होगी? नहीं, आई विल एग्री विद व्हाट आई सेड अर्लियर एंड विद व्हाट रामदेव हैज सेड, एसेट एंड वेल्थ मैनेजमेंट। अभी भी शेयर्स बहुत ही सस्ते हैं। द लार्जेस्ट वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी विच इज लिस्टेड इन इंडिया इज नॉट इवन $5 billion इन मार्केट कैप। अभी इफ यू आर टॉकिंग अबाउट 350 लाख करोड़, तो कितना होता है वो तो कैलकुलेट भी नहीं होता, बट यू नो लाइक trillions of dollars. If one asset management company in US can be $10 trillion, it's very clear that in India at least one will reach $1 trillion, and then there will be at least 100 more. 40-45 म्यूचुअल फंड है अभी, वेल्थ मैनेजमेंट भी कंसोलिडेशन हो रहा है। आई थिंक दैट इज वन सेक्टर विच in on PE basis looks at 30-35 PE, but I think given where the growth is and the markets are, I think that one sector. तो जैसे ब्लैक रॉक है, वैसे हमारे यहाँ भी काफी ब्लैक रॉक्स हो सकते हैं। होंगे, 100% होंगे, क्यों नहीं होंगे? See, if everything is going to be, if we are talking about economy reaching $20-30 trillion, which US is today, so then why will we not have one BlackRock in India and hundreds of Vanguards and so many other asset management companies? Why will Fidelity and Templeton and Indian talent is phenomenal. हम तो देखते हैं इतना हम लोग मेहनत करते हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ, बट जनरली एज अ कम्युनिटी इन्वेस्टर जो मेहनत करते हैं वो कौन करता है? ठीक बात है। मधु सर, अगर आप एक थीम बैक करेंगे इस समय अगले 1 साल के लिए नहीं और 3-4 साल के लिए, तो कौन सी होगी? ऑनेस्टली अनुज, आई एम फाइंडिंग अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी इन प्राइवेट कंपनीज। मतलब इस वक्त ना मैं मेरा काफी टाइम वहाँ पे डिवोट कर रहा हूँ अनलिस्टेड में, क्योंकि वहाँ पे बायलैटरल है। यू कैन नेगोशिएट द valuation with the entrepreneur, and there are some really extraordinary entrepreneurs we are seeing who are still willing to leave enough on the table, and वो अभी वो यंग है और उनकी स्टोरी अभी यहाँ से भी बहुत बड़ी है। तो मेरा काफी टाइम मैं इस वक्त अनलिस्टेड और प्राइवेट कंपनीज, स्पेसिफिकली इन द न्यू इमर्जिंग मार्केट थीम, लाइक वी इन्वेस्टेड 2 years बैक इन वारी, जो अभी ये वीक में पब्लिक जाने वाला है। It's been extraordinary investment, you know. मतलब markets have not gone in that sense anywhere. हाँ, वो 10 गुना हो गया पिछले 2 साल में। स्टॉक में 10x, you know, लिस्टिंग का प्राइस देखोगे तो हो सकता है 15-20 गुना हो जाए। हाँ। I don't find that kind of opportunity today in listed companies. हाँ। जहाँ पे मुझे लग रहा है कि कोई लिस्टेड कंपनी में इन्वेस्टमेंट करके, टाइम विल से राइट और रॉन्ग, बट दैट्स व्हाट आई एम डूइंग। ओके, रामदेव सर, आपके हिसाब से मार्केट इतना बड़ा है, लेकिन अपॉर्चुनिटीज कहाँ है इस समय? मतलब मैं तो ग्रोथ देखता हूँ कैपिटल मार्केट्स में, अक्रॉस द बोर्ड कैपिटल मार्केट्स में। जो मतलब जो भी गेटवेज हैं, चाहे वो ब्रोकिंग हो, चाहे एसेट मैनेजमेंट हो, वेल्थ मैनेजमेंट हो, सो पूरा हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन है मार्केट का। बिकॉज जो 40 मिलियन या 4 करोड़ जो अकाउंट्स थे, अभी 170, 75, 180 हो गए, और लास्ट मंथ भी 4.5 मिलियन आया है। मतलब ये जर्नी जो है 300 मिलियन की अगले 3-4 साल में हो जाएगी लग रहा है। तो मार्केट का एक्सपेंशन इज गारंटीड। ओके, सो उसके वो देखते हुए कैपिटल मार्केट्स के ऑल द एलिमेंट्स दे आर लुकिंग वेरी गुड, एंड हमारे घर में हो रहा है तो ज़्यादा समझ में आ रहा है। लेकिन मेरे को लगता है सेक्टर अमंग द लिस्टेड बिगर वन, द बिगेस्ट वन इज बैंक्स। सो वो जो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स की जो एक HDFC के पीछे जो HDFC और सब जो ट्रांजिशन हुआ, HDFC, कोटक और सब जगह जो लीडरशिप ट्रांजिशन हुआ, उसके कारण से जो मतलब काफ़ी डिप्रेशन आ गया उनके स्टॉक प्राइसेस में। मेरे को लगता है कि मतलब ऐसा कि बहुत खराब, बहुत लो वैल्यूएशन नहीं है, लेकिन इन रिलेशन टू व्हाट हैज हैपेंड इन द मार्केट, आई थिंक दे आर वेरी रिजनेबली प्राइस्ड। सो I would also agree. प्राइवेट सेक्टर बैंक एंड देयर वंडरफुली रन फ्रेंचाइजेज, एंड ऑन द बैक ऑफ दिस प्राइवेट सेक्टर बैंक फ्रेंचाइज आपका 4 ट्रिलियन से 8 ट्रिलियन होने वाला है। इट्स वेरी वेल रेगुलेटेड, वेरी वेल मैनेज्ड एंड वेरी क्लीन बैलेंस शीट्स, एंड ग्रोइंग एट 15-17% इवन नाउ, एंड यू आर गेटिंग एट 15-17 P विद 17% ROE। तो मुझे लगता है कि इट्स अ टेरिफिक वैल्यू एंड वेरी आइकॉनिक टेरिफिक वैल्यू। मतलब यू कैन इन्वेस्ट फॉर 1 year, यू कैन इन्वेस्ट फॉर 3 years, एंड यू कैन इन्वेस्ट फॉर एवर टाइप्स, यू नो। सो मुझे लगता है वो स्पेस इग्नोर्ड है
Okay. बहुत बड़ा स्पेस है। In the listed space, I would 100% agree with Ramdev. And if you just go one step below, which is where at least we look at opportunity, वहाँ पे तो और भी ज़्यादा attractive है valuation. That you can get really good companies maybe at 0.6, 0.7 time book value for if you take a 2-year forward view. And these are really compelling valuations for variety of reasons. This sector has not played out, but ये play out होना चाहिए। इस साल पैसा बनाने का यहाँ पे होप काफी है। बिल्कुल सुनिए सर, यहाँ पे वैल्यूएशन भी थोड़ा कंफर्टेबल है, मतलब आप काफी स्टॉक्स में रिएक्शन भी अर्निंग्स पर ठीक ठाक पॉजिटिव आ रहा है। आप पोर्टफोलियो में लग रहा है कि ऐड करना चाहिए इस समय प्राइवेट बैंक? See, there is absolutely no doubt. This is a large sector. Like the country cannot grow without banking. और ये जो 4-5 बड़ी प्राइवेट सेक्टर बैंक्स है, सो क्या हुआ ना, मार्च 24 अगर आप देखिए तो मार्च 24 में अर्निंग्स वर द बेस्ट for the banking sector, but stocks did not go anywhere. I think this year earnings might not be that great because थोड़ा सा आपका NPA का भी आएगा, थोड़ा pressure भी है because deposits have been slow to grow. But maybe investors will take a call from a 2-3 years forward perspective. और 13-14 PE है. I think this is the only sector which is cheaper than the 10-year average. Nothing else in the Nifty or the markets is cheaper compared to its 10-year average. And with good franchises. तो अगर आपको brand खेलना है तो all of them are great brands. All their ancillaries are into every business, which whether it is broking, asset management, investment banking, सब जगह है. तो they will also benefit out of it. So I think it's I think अगर आप overall देखेंगे from a as भैया said 1 year, 3 year, 5 year perspective, and if you're comfortable with reasonable returns, I think this is a very, very safe sector. One more point I'd like to add here, if you go back, let's say 10 years back, 15 years back, you would have said that these are maybe 25 group of companies, they can become NPL, even in the large basket. Today, because of vibrancy of corporate profits, vibrancy of equity markets, if you have to put a gun on my head, out of the top 25 groups, is there any group you think that really can go belly up? I can't name even one group which can really go belly up. Asset quality is a Sir, great. quality is coming. See, आपको इक्विटी मार्केट खुला हुआ है ना, हाँ। so that is पूरा also debt helping the corporate side. हाँ, exactly. वो ऐसी ऐसी कंपनियों ने इक्विटी रेज कर ली जो कभी सोच नहीं सकती थी मेरे ख्याल से। Exactly. Which is a phenomenal news for banks. मतलब वोडाफोन आइडिया आके इतना पैसा रेज करके चला अब देखो, गया। आपका निफ्टी पी 24-25 का है, हाँ। ओके, और आपको इनका 17 का है, TTM, नॉट 26-27, हाँ। I'm talking TTM to TTM, TTM, हाँ। 30% डिस्काउंट फॉर द फ्रंट लाइन फ्रेंचाइज बट लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये ना कि बैंक्स कंप्लेन करते हैं कि हमारा सारा पैसा तो रामदेव जी ले जा रहे हैं, मतलब ये सारा का सारा पैसा तो डिपॉजिट की जगह यहाँ पे आ रहा है। जो उनका रोल है उनका रोल वो रहेगा ही। हाँ। सी इट शिफ्ट है लिटिल बिट यहाँ, यस इट इज देयर, उसी कारण से तो पहले तो वो है, बट इनका भी तो रोल है ना। बट पैसा तो बैंकिंग में है ना, थोड़ा कॉस्ट ऑफ मनी में अब इंक्रीज, पर रामदेव जी वो पैसा घर पे थोड़ी लेके जा रहे हैं, अल्टीमेटली तो बैंक में ही है ना वो पैसा, कहीं ना कहीं से जाके। You can't create such large banks. There are entry barriers, regulatory entry barriers, trust. You can't like 4-5 बैंक्स को छोड़ के बाकी सब बहुत छोटे हैं साइज में। तो एक चीज तो मैं कहूंगा, कल मैंने मनीष चुखानी जी का इंटरव्यू किया था, उन्होंने भी एक चीज बोली थी कि शायद हिस्ट्री रिपीट हो और फिर से अगले 10 सालों में प्राइवेट बैंक्स में बड़ा पैसा बने, और आज ये पैनल भी इस चीज पर एग्री कर रहा है। तो एक चीज पर तो एग्रीमेंट हुआ यहाँ पर। आप सबको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं एक बार फिर से, और थैंक यू सो मच। और यही विश करूंगा आप तीनों के लिए दीपावली बहुत शुभ रहे और बहुत खास रहे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। इस स्पेशल कवरेज में इतना ही। आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ।